नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 फरवरी 2026। अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों के कानूनी दुनिया की उन बड़ी हलचलों पर बात करेंगे जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े गहरे सवाल भी खड़े कर रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हम सब दिन में शायद 100 बार किसी ऐप पर आई अग्री बटन पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। बिल्कुल, ये सोचे बिना कि हम अपनी कितनी जानकारी दांव पर लगा रहे हैं। लगता है सुप्रीम कोर्ट भी अब इसी बात को लेकर व्हाट्सएप और मेटा से काफी नाराज है। नाराज कहना शायद कम होगा, कोर्ट का रुख बहुत ही सख्त है। उन्होंने कहा है कि आप भारतीयों के डेटा के साथ खेल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये सख्ती सिर्फ शब्दों में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। अब तक कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी एक लंबा चौड़ा कानूनी दस्तावेज होती थी जिसे कोई नहीं पढ़ता। सही बात है। कोर्ट अब उसी बात पर सवाल उठा रहा है। कोर्ट की चिंता ये है कि ये नीतियां जानबूझकर इतनी जटिल बनाई जाती हैं कि आम इंसान को पता ही न चले कि उसके डेटा का इस्तेमाल कहां-कहां और कैसे होगा। मतलब कोर्ट कह रहा है कि सहमति सिर्फ एक टिक मार्क नहीं हो सकती। बिल्कुल, सहमति सूचित होनी चाहिए, यानी आपको ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि आप किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉलिसी के कंटेंट की बात नहीं है, बल्कि उसके डिजाइन को भी चुनौती दी जा रही है। यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है और यही इसे ऐतिहासिक बना सकता है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि 9 फरवरी को कोई अंतरिम आदेश आ सकता है। अच्छा। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भविष्य में कंपनियों को अपनी शर्तें आसान भाषा में, शायद वीडियो या ग्राफिक्स के जरिए समझानी पड़े। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस का जो पूरा एक युग है वो खत्म हो सकता है। कह सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं, भारत में काम कर रही हर टेक कंपनी के लिए एक नजीर बन सकता है। ये तो हुई डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों की बात, लेकिन जब यही अधिकार असल दुनिया में सामने आते हैं, जैसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान, तो तस्वीर अक्सर धुंधली हो जाती है। हाँ, सोनम वांगचुक के मामले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सरकार का कहना है कि उनके भाषण भड़काने वाले थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। जी, और यहीं पर आज के समय का सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कहाँ है। बिल्कुल, वो कहाँ खत्म होती है और हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण कहाँ से शुरू होता है। सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में हुई अशांति का हवाला दिया और ये युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकता था। हाँ, सरकार का तर्क यही है कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा था। ये बहुत ही महीन रेखा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारी डिजिटल प्राइवेसी बचाने के लिए इतना सख्त है, और दूसरी तरफ जब कोई जमीन पर अपनी आवाज उठाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील आ जाती है। और न्यायपालिका का काम इन्हीं दो छोरों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, ये तय करना कि कौन सी आलोचना जायज है और कौन सा भाषण वाकई में हिंसा भड़का सकता है। ये बहुत मुश्किल काम है। और इस संतुलन में पुलिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नोएडा हेट क्राइम मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को सीधे फटकार लगाई कि एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं की गई। हाँ, और ये उस संतुलन के बिगड़ने का एक सटीक उदाहरण है। हाँ। जब पुलिस, जो कानून लागू करने वाली पहली कड़ी है, वो हेट क्राइम जैसे गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने से ही तो इसका मतलब है कि सिस्टम अपने बुनियादी कर्तव्य में ही फेल हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट का संदेश साफ है, हेट क्राइम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिस्टम की बात चली है तो चलिए सिस्टम के दिल यानी न्यायपालिका की अपनी सेहत पर भी नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों का ऐसा अंबार लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को एक बहुत ही असाधारण कदम उठाना पड़ा है। जी, रिटायर्ड जजों को वापस काम पर बुलाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसके लिए कॉलेजियम ने संविधान के किसी खास अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। हाँ, अनुच्छेद 224A। इसे आप न्यायपालिका का एक तरह का इमरजेंसी प्रावधान समझ सकते हैं। अच्छा। इसके तहत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की सहमति से किसी रिटायर्ड जज को अस्थायी रूप से वापस बुला सकते हैं, ताकि लंबित मामलों का बोझ कुछ कम हो सके। जी, जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान समेत 5 पूर्व जजों को एड हॉक यानी तदर्थ जज के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये प्रावधान संविधान में पहले से था तो इसका इस्तेमाल इतना कम क्यों होता है? इसे असाधारण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इसे न्यायपालिका की सामान्य प्रक्रिया में एक तरह का बाहरी हस्तक्षेप माना जाता है।
आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि खाली पदों पर स्थायी जजों की नियुक्ति समय पर हो। और एडहॉक जजों की नियुक्ति एक तरह से ये मानना है कि सामान्य प्रक्रिया काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, सालों से ये प्रावधान लगभग निष्क्रिय पड़ा था। इसका अब इस्तेमाल होना ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसे ऐतिहासिक तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये सिस्टम की एक बड़ी नाकामी पर सिर्फ एक पैबंद लगाने जैसा नहीं है? मतलब क्या ये एक स्थायी समाधान है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये दोनों ही बातें हैं। एक तरफ ये लाखों लोगों को राहत देने का एक व्यावहारिक कदम है, इस नजरिए से ये ऐतिहासिक है। और दूसरी तरफ ये इस गहरी समस्या को भी उजागर करता है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों इतनी धीमी और जटिल है। तो हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स ही है, लॉन्ग टर्म इलाज नहीं। और सिस्टम की कार्य प्रणाली से जुड़ा एक और मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आया है। शिक्षक भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट वाला मामला। हाँ, कोर्ट ने पूरे राज्य में जांच का आदेश दे दिया है। ये भी तो सिस्टम में लगे घुन की ही बात है। निश्चित रूप से ये दोनों मामले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ न्यायपालिका अपने लंबित मामलों के बोझ से दबी है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार से जूझ रही है। और जब फर्जी सर्टिफिकेट पर लोग शिक्षक बन जाते हैं, तो वो पूरी एक पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट का पूरे राज्य में जांच का आदेश देना ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फैसले ये दिखाते हैं कि हमारी संस्थाएं अपनी समस्याओं को पहचान तो रही हैं, लेकिन उनके पास जो समाधान है वो काफी हद तक सर्जरी जैसे हैं? बिल्कुल, सिस्टम मेंटेनेंस मोड से निकलकर सर्जरी मोड में जा रहा है। ये फैसले वही कड़वी दवा हैं। ये न केवल मौजूदा गड़बड़ियों को ठीक करने की कोशिश है, बल्कि भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश भी है। अच्छा, अब जरा उन फैसलों की बात करते हैं जिनका सीधा ताल्लुक हमारी सामाजिक सोच और रोजमर्रा की जिंदगी से है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून पर एक बहुत जरूरी टिप्पणी की है। हाँ, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज में बहुत बहस होती है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन शिकारियों से बचाना है, न कि उन युवा वयस्कों पर मुकदमा चलाना जो आपसी सहमति से रोमांटिक रिश्ते में है। बिल्कुल, अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां 16-17 साल के लड़के लड़की आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं और फिर लड़के पर पॉक्सो एक्ट लग जाता है। कोर्ट इसी विरोधाभास की ओर इशारा कर रहा है। तो क्या कोर्ट कह रहा है कि कानून में कोई खामी है या उसकी व्याख्या में? सीधे तौर पर कानून पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसके लागू करने के तरीके पर टिप्पणी की है। वो एक तरह से पुलिस और निचली अदालतों को संवेदनशील बना रहा है कि हर मामले को एक ही चश्मे से ना देखें। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक और दिलचस्प फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आया है। हाँ, मोटर दुर्घटना बीमा को लेकर, जो शायद हर बाइक चलाने वाले को जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बाइक पर पीछे बैठी पत्नी भी थर्ड पार्टी मानी जाएगी। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। अब तक बीमा कंपनियां अक्सर ये दलील देती थीं कि अगर गाड़ी मालिक का कोई करीबी रिश्तेदार जैसे पत्नी उसी गाड़ी से हुए हादसे में घायल होता है तो वो थर्ड पार्टी नहीं है और उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत गाड़ी चलाने वाले और बीमा कंपनी के अलावा हर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई अनजान व्यक्ति हो या खुद मालिक की पत्नी। हाँ, ये फैसला मोटर दुर्घटना बीमा के दावों को लेकर एक बड़ी स्पष्टता लाता है और हजारों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। तो एक तरफ पॉक्सो मामले में कोर्ट कानून की व्याख्या को मानवीय बना रहा है और दूसरी तरफ बीमा मामले में उसे और ज्यादा समावेशी। हाँ, लेकिन पुणे पोश केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। उस मामले में 3 आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। बिल्कुल, और वो टिप्पणी हर माता पिता के लिए एक चेतावनी की तरह है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर माता पिता बच्चों पर नियंत्रण रखने की बजाय उन्हें गाड़ी की चाबियां और पैसे थमा देते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं, एक सामाजिक टिप्पणी भी है। हाँ, कोर्ट कह रहे हैं कि नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी सिर्फ उस नाबालिग की नहीं बल्कि उसके माता पिता और उनकी परवरिश पर भी है। ये तीनों फैसले, पॉक्सो, बीमा और पोश केस, ये दिखाते हैं कि कानून हमारे सामाजिक ताने बाने को कैसे लगातार परिभाषित करता है। चलिए अब कुछ उन हाई प्रोफाइल मामलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो पिछले 2 दिनों में सुर्खियों में रहे। जरूर। आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर है जहां ईडी ने स्किल डेवलपमेंट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। जी, ये इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ है।
ईडी ने विशाखापट्टनम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है उसमें साफ कहा है कि नायडू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले। तो उनका नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया है। हाँ, ये राजनीतिक रूप से भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसी तरह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कांग्रेस नेता कवासी लखमा को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हाँ, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, सबूत नहीं मिला है और ट्रायल पूरा होने में अभी समय लगेगा। तो इन दोनों मामलों से एक पैटर्न दिखता है कि जब जांच एजेंसियां कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती तो अदालतों का रुख आरोपियों के प्रति नरम हो जाता है। और मानहानि के मामलों में भी काफी हलचल रही। बिल्कुल, एक तरफ दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर द्वारा दायर मामले में वीके सक्सेना को बरी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज हो गई। और पत्रकार रजत शर्मा के मामले में कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन जारी किया गया है। ये तीनों मामले दिखाते हैं कि मानहानि कानून कितना जटिल है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की वो बड़ी कानूनी खबरें। और आज की चर्चा से एक बात साफ उभर कर आती है, कानून को स्थिर या बेजान चीज नहीं है। यह एक जीवंत बहस है जो लगातार चल रही है। चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनियों की जवाबदेही तय करना हो, न्यायपालिका का अपनी कमियों को दूर करना हो या सामाजिक कानूनों की नई व्याख्या करना, हर फैसला इस बहस को एक नई दिशा देता है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के लिए 2026 में नए नियम बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पष्ट और दुरुपयोग के लिए सक्षम बताकर रोक दिया और 2012 के पुराने नियमों को ही जारी रखने को कहा। जी, यह एक सवाल खड़ा करता है, जब हम सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए नए और सख्त कानून बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में हम उन कानूनों को अनजाने में इतना जटिल तो नहीं बना देते कि वो अपने मकसद में ही नाकाम हो जाए? क्या कभी कभी कम कानून बेहतर कानून होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।